स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और विस्तार से समझेंगे इनको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के में कहाँ पर ये स्थित है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 3 में मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक स्रोत, यानी ये जो हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिए गए? हमारे देश में तो लिया था आयरलैंड से, और आयरलैंड के संविधान जब बन रहा था तो उन्होंने लिया था इससे स्पेन के संविधान से। और भारत में जो ये एक नया भाग जोड़कर इसको सम्मिलित किया गया, इसके पीछे जो समिति ने काम किया था वो थी तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति ने इस पर काम किया था। प्रकृति कैसी है? प्रकृति है वाद योग्य नहीं, यानी ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि जिस प्रकार भाग 3 में उल्लेखित जो अधिकार है हमारे मूल अधिकार, अगर वो आपसे छीने जा रहे हैं या वो अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो रहे तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आप न्यायालय की शरण ले सकते हो। लेकिन भाग 4 में उल्लेखित चीज़ें अगर आपको नहीं मिली तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये कहलाता है, जब आप कोई भी चीज़ कोर्ट में उठा सकते हो तो वो कहलाता है वाद योग्य है, और जो चीज़ आप कोर्ट में नहीं उठा सकते वो वाद योग्य नहीं है। अब देखिए, तो प्रकृति हो गई। उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये भी उद्देश्य। RS के मेंस में भी 2 नंबर के सवाल ऐसे आते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य लिखिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक तो लोक कल्याणकारी राज्य उसे कहते हैं जो आम जनता की सुविधाओं वाले कार्य करता है, जैसे सड़कों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, और प्रत्येक वह चीज़ या उस सुविधा को प्रदान करना जिससे जनता की जो है जीवन को आसान बनाया जा सके, सुविधापूर्ण बनाया जा सके। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। कई ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में आता है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भारतीय संविधान का कौन सा भाग करता है? तो भाग 4। ये दोनों इसके उद्देश्य हैं। भाग 3 और भाग 4 के विभाजन के पीछे संतुष्टि BN राव ने दी थी। ये संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और ये भाग 3 और भाग 4 में क्यों डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के सदस्य चाह रहे थे कि सभी लोगों को कुछ अधिकार दिए जाएं, नागरिक अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को मिले। तो जब वो एक अधिकारों की लिस्ट उन्होंने तैयार की तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ अधिकार उन्हें लगा कि आज ही हम दे सकते हैं, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हैं, है ना, और ये जो अपने मूल अधिकार है ये। लेकिन कुछ बातें उन्हें ऐसी लग रही थी कि अगर आज अधिकार के रूप में दिया तो आज हमारे पास संसाधन नहीं है। इसकी तुलना मैं आपको बहुत आसान करके बता दूं। मान लीजिएगा कि आपके पास में 20-25 लाख रुपए का बजट है और आप एक बड़ा आलीशान घर बनाना चाह रहे हो। आपके सपने बहुत ज़्यादा, आप चाह रहे हो कि एक बड़ा घर हो, उसके बाहर एक गाड़ी हो, कार खड़ी हो, ठीक है ना, और लॉन हो, उसमें AC हो। ये सब चीज़ें आपके एक इमेजिनेशन, आपका परफेक्ट क्या है, क्या चाहिए आपको, वो आपको पता है। अब आपने क्या किया, मकान बनाना स्टार्ट किया। 20-25 लाख आपके पास थे, वो केवल मकान बना। लेकिन आपको तो पता है कि आगे कार लेनी है, AC लगाने घर में, है ना, ऐसे करना, वो करना है, लेकिन उसके पास बजट नहीं है उसके लिए अभी। तो आपने क्या किया, मकान तो बना लिया, लेकिन मकान बनाते समय आगे आपने कार पार्किंग की जगह छोड़ दी। क्या सोच के छोड़ी आपने कि फ्यूचर में मैं जब भी कार लूँगा वो कार यहाँ खड़ी रहेगी। फ्यूचर में जब भी मैं कार लूँगा कार यहाँ खड़ी रहेगी। AC की जगह छोड़ दी, AC वाला रूम बना दिया कि जब भी AC खरीदूँगा यहाँ रखना है मुझे। तो जो भी चीज़ें अब आपके पास में नहीं है वो चीज़ें रखने के लिए आपने वो जगह छोड़ दी। तो संविधान जब निर्माण हो रहा था तो यही चीज़ें थी उनके माइंड में कि जो अधिकार हम आज दे सकते हैं वो दे दो, और जो अधिकार हम आज नहीं दे सकते और आने वाली सरकारों को ये जैसे जैसे उनके पास संसाधन होंगे वो जनता को दे देंगे, उन सबको उन्होंने रखा भाग 4 में। यानी राज्य के लिए निर्देश हैं, ये कार्य आपको करना है। ये भी लोगों के अधिकार ही हैं, लोगों के हित की बातें हैं
लेकिन उस समय ये संभव नहीं थी, इसलिए भाग 4 बनाकर इसको रखा गया। तो ये जो भाग 3 और भाग 4 के पीछे जो एक विभाजन के पीछे एक बैकग्राउंड में जिन्होंने काम किया था, बेनेगल नरसिंह राव ने। ये कौन थे बेनेगल नरसिंह राव? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अब देखते हैं दोस्तों कथन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। कथन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, इन्होंने इसे एक अनोखी व्यवस्था वाला कहा। क्या कहा? एक अनोखी व्यवस्था कहा और विशेषता वाला कहा। यानी ऐसे प्रावधान जो विशेषता वाले हैं, तो अनोखी व्यवस्था अंबेडकर, विशेषता वाला अंबेडकर, ये दोनों कथन अंबेडकर ने कहे थे। कई बार ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने भारतीय संविधान का विस्तृत अध्ययन किया, एक बुक लिखी, उसमें इन्होंने ये नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखना। भाग 3 और भाग 4 इन दोनों को संविधान की आत्मा किसने बताया था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला है केटी साहा। केटी साहा ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा चेक है जो बैंक को ही सुविधा दे देगी, जब आपके पास आए तब दो। यानी राज्य के ऊपर तो कर्तव्य है, लेकिन राज्य कब पूरा करेगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए इसकी तुलना की थी। और ये सेकंड ग्रेड में भी आया बस एग्जाम में, आरपीएससी के एग्जाम में, कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में यह कथन ऐसा किसने कहा कि ये बैंक की सुविधा अनुसार भुगतान किया जाने वाला चेक है? तो केटी साहा का है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितने भी चैप्टर मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, आप इसको कमतर नहीं आके, आप इसे ऐसा ना लें कि ये कोई बीए या 12th या बीएड करने वाले या रीड तक हैं। आप जो भी एग्ज़ाम में जाओगे, चाहे आप नेट कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, वहाँ तक भी एक बहुत काम के हैं बिंदु। तो उनको तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये मैटर ये तैयार करता हूँ, तो ये हर जगह आपके काम आएंगे। तो ऐसा इन्होंने केटी साहा ने कहा। ठीक है, अगला है टीटी कृष्णमाचारी। इन्होंने क्या कहा? भावनाओं का स्थायी कूड़ाकर। जैसे हमारी अच्छी बातें होती है ना, अच्छी इमोशंस होती है, हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई दुख तकलीफ ना हो, सब कुछ अच्छा हो, सच्चाई हो, है ना, इस पर। तो इन्होंने कहा कि इसी प्रकार की भावनाओं का एक स्थायी कूड़ागर बना दिया, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, बस अच्छी अच्छी बातें करके डाल दिया गया, इसका कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा इन्होंने। तो याद कैसे रखना है? चेक, सिंगल वर्ड आप उठा लो, चेक किसने कहा? केटी साहा ने। ठीक है, आत्मा का ऑस्टिन ने, आत्मा ऑस्टिन ने कहा, अनोखी व्यवस्था और विशेषता वाला अंबेडकर ने, और कृष्णमाचारी कह रहे हैं कूड़ागर। क से क मिला दो। कई बार जो ट्रिकली काम करता है दोस्तों, बहुत परमानेंट वो चीज़ याद हो जाती है। कूड़ागर कहा है कृष्णमाचारी ने। केसी वियर महोदय ने कहा कि धार्मिक उपदेश की संख्या, जिस प्रकार धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं कि सच्चाई के रास्ते पे चलो, लोगों की मदद करो, लोभ लालच मत करो, तो अच्छे उपदेश दिए जाते हैं। तो इन्होंने कहा ये केवल मात्र उपदेश है, इसका व्यवहारिक जीवन में कोई पालन करने वाला नहीं है, कोई राज्य नहीं आएगा जो ऐसा करेगा। तो केसी वियर ने ऐसा कहा है। के संथानम, इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म दिया। क्योंकि देखिए क्यों टकराव को जन्म दिया? कानून बनाने का काम जो है वो व्यवस्थापिका का है, तो व्यवस्थापिका कहेगी कि हम भाग 4 को लागू करने के लिए कानून बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो कानून बनेंगे जो भाग 3 का उल्लंघन करते हैं उसको अवैध घोषित करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे ये गलत कानून है, ये भाग 3 का उल्लंघन करते हैं। तो वहाँ व्यवस्थापिका यही कहेगी कि अगर हम ऐसे कानून नहीं बनाए तो भाग 4 को लागू कैसे करेंगे। कार्यपालिका ऐसे अध्यादेश जारी करके ऐसे अपनी तरह से नीतियाँ लागू करने की कोशिश करेंगे, तो इनके बीच में टकराव उत्पन्न होता है भाग 4 और भाग 3 के मध्य जो सामंजस्य उसको लेकर, और ऐसा के संथानम का भी वक्तव्य है। प्रोफेसर वियर, केसी वियर, जिन्होंने भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा था दोस्तों, इन्होंने धार्मिक उपदेश के साथ साथ ये भी कहा था कि इन्होंने कि ये उद्देश्यों और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है, कि जो आपके उद्देश्य हैं, जैसा होता है ना, हमें ये चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे ये ऐसा बिजनेस करना है, ये करना, तो आपने घोषणा कर दी, उसके बाद आप काम नहीं कर रहे हो तो उसका रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि ये केवल उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है और घोषणा करने से कुछ होने वाला नहीं है। नासिरुद्दीन ने क्या कहा? नव वर्ष की प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना का प्रस्ताव। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी नया साल आते हैं, जब
मुझे भी अच्छी तरह याद है कि जब बचपन में थे हम, स्कूल टाइम में, तो हर साल जो 1 जनवरी होती थी, ऐसे हम कोई ना कोई एक संकल्प लेते थे कि मैं चाय छोड़ रहा हूँ इस साल, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर, मैं तो अब रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करूँगा। तो नए साल में हम कुछ ऐसे संकल्प लेते हैं और वो 2-4 दिन बाद में फिर वही संकल्प जो है पूरा ना हो जाता और हम अपनी पुरानी लाइफ में रच बस जाते हैं। तो वही चीज़ें जो हैं कि नए वर्ष में आप जो संकल्प लेते हो 2-4 दिन तो काम करता, लेकिन उसके बाद उसको कोई याद नहीं करता। तो नासिरुद्दीन ने कहा कि आपने ये जो किए हैं, ये प्रस्ताव पास किए हैं, ये नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना का प्रस्ताव जैसा है। तो नव वर्ष नासिरुद्दीन, ठीक है ना दोस्तों। कूड़ागर कृष्णमाचारी, इस तरह से आप याद रख सकते हो। MC सीतलवाड़, इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिससे न्यायपालिक नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। अब हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। संविधान निर्माता ये चाह रहे थे कि आगे आने वाले समय में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलें, अच्छी चीज़ें मिलें। तो इसीलिए उन्होंने भाग 4 में कुछ बातें रखी और ये कहा कि जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन आएंगे, सक्षम होगी सरकारें, वो ये चीज़ें लागू करेंगे। तो इन्हें कहा है निर्देश तत्व। ये नागरिकों के लिए नहीं है दोस्तों, ये सरकार के लिए है। जो भी सरकार चुनकर सत्ता में आएगी उनको ये बताया गया है कि आपको इस रास्ते पे चलना है। कौन से निर्देश तत्व, हम उस पर चर्चा करेंगे कि लोगों को रोजगार देना है, अनुसूचित जाति जनजातियों का संरक्षण करना है ना, पंचायतों का गठन करना है। ये सब काम सौंपे कि आपको आने वाले टाइम में आपको इस रास्ते पर चलना है। तो नीति निर्देशक तत्व शुरू हो उससे पहले आप देखिएगा अनुच्छेद 36 में क्या, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा वही है दोस्तों जो अनुच्छेद 12 में है। यहाँ अनुच्छेद 36 में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा वही का अर्थ वही लिया जाए जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दे रखा है। यानी 2 जगह राज्य की परिभाषा दे रखा है, एक तो अनुच्छेद 12 में, एक अनुच्छेद 36 में। और राज्य में कौन आता है, ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका है ना, प्रशासनिक जो महकमे हैं, जितने भी मंत्रालय हैं या मंत्री वगैरह, ये प्रशासनिक अधिकारी, ये सब जो हैं राज्य की परिभाषा में आते हैं। विधि, कानून, ये सब। और इसकी विस्तृत परिभाषा में मूल अधिकारों का जो पहला पार्ट है दोस्तों, टोटल 3 पार्ट है, उसमें पहले पार्ट में आपको ये मिल जाएगा, पहले वाले पार्ट में ही। फिर देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का महत्व और प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आर्टिकल्स आपको याद रखना है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व जो है उनका महत्व और उनकी प्रकृति। तो देखिए अनुच्छेद 36 से स्टार्ट हो रहा है, 36 से 51 तक है, भाग 4 में है। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में जो है महत्व और प्रकृति। किसका महत्व, किसकी प्रकृति, ये चैप्टर का नाम क्या दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। तो आपको इतना डिटेल से याद रखने की जरूरत नहीं होगी, केवल आप कीवर्ड्स ध्यान में रखेंगे, इजीली चीज़ें याद हो जाएगी। तो इसका महत्व, इसकी प्रकृति जो वाद योग्य नहीं है दोस्तों, ये अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है कि अगर ये सरकारें लागू ना कर पाएं तो आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये इसकी प्रकृति है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व कि कौन कौन से निर्देश तत्व राज्यों को दिए गए हैं। यहाँ राज्य का तात्पर्य दोस्तों राजनीति विज्ञान में देश से होता है। तो भारत सरकार और स्थानीय जो राज्य सरकार है उनको ये निर्देश दिए कि आपको ये कार्य करने हैं। तो दोस्तों ये समझने के लिए मैं आपको एक इजीली ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको परमानेंट चीज़ें याद हो जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। नीति निर्देशक जो तत्व हैं, आप यूँ मानिएगा कि राज्य सामने बैठा है, संविधान उसको निर्देश दे रहा है, किसको, राज्य को, कि आपको ये काम करना है। संविधान क्या दे रहा है, निर्देश दे रहा है ना, काम बता रहा है कि आपको ये काम करना है। तो अनुच्छेद 38 में सबसे पहला काम क्या दे रहा है राज्य को संविधान, कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये सामाजिक व्यवस्था शब्द ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी ऐसे तरीके से काम करेगा जिससे ज़्यादा लोगों का भला हो, इसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है ना। तो सामाजिक व्यवस्था, कीवर्ड्स ध्यान रखिए। इससे क्या होगा, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य। ये सारे जो निर्देश हैं वो नागरिकों के लिए नहीं है दोस्तों, केवल और केवल राज्य के लिए है, ध्यान रखना आप। तो संविधान में पहला जो निर्देश है अनुच्छेद 38 में सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और इस प्रकार की व्यवस्था करेगा ताकि असमानता समाप्त हो जाए। तो अनुच्छेद 38 में क्या है, आपको क्या याद रखना है
राज्य अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था वर्ड को अपने दिमाग में रखिए अनुच्छेद 38 में। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सीधा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न देखिए आर्टिकल पूछा जाता है, अनुच्छेद पूछा जाता है। फिर देखिए अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, कुछ बातें अनुच्छेद 39 के तहत राज्य को दी गई है कि आपको ये काम करने हैं। तो कौन सी बातें हैं देख लीजिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 39 में। तो पहला तो कहा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, कि राज्य ये भी आश्वस्त करें लोगों को कि सभी को समान रूप से जो साधन प्राप्त हो, यानी वो आजीविका चला सकें, इस प्रकार से उनको साधन उपलब्ध हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बंटा हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधन हो, कि देखिए इसमें भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो। अनुच्छेद 39 में आपको एक भी याद रखने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस कुछ बातें क्या याद रखना है कि कुछ बातें हैं जो जिनका पालन करने के लिए राज्य को कहा है। 38 में सामाजिक व्यवस्था है, अनुच्छेद 39 में कुछ बातें हैं जिसमें पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधन है ना, इस पर धन और उत्पादन के साधनों का अहितकर संकेंद्रण न हो, यानी कुछ लोगों के हाथ में पूरी संपदा इकट्ठा ना हो, धन दौलत कुछ लोगों के पास में इकट्ठी ना हो, ये भी राज्य व्यवस्था करें। पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य का समान वेतन अनुच्छेद 39 में है। पुरुष स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, यानी किसी भी स्टेज में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, इस प्रकार किसी का शोषण ना हो कि उनकी जो अच्छी अवस्था है वो उसका कोई शोषण ना कर पाए। जैसे ही बच्चे हैं तो पढ़ने लिखने की उम्र में उन्होंने जोखिम भरे कार्यों नहीं लगाए, इसलिए सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। जैसे कोई आदमी मजदूर भी ये काम करता तो उसे कार्य के घंटे निश्चित होगी, भी 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करवाए जा सकते, वेतन भत्ते सब सुविधाएं, छुट्टियों की पर्याप्त व्यवस्था, ये सब बातें, ताकि किसी भी, जैसे कि होता ना पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था, उससे पहले औपनिवेशिक काल में लोगों का शोषण होता था, कहीं कहीं घंटे लोगों से काम करवाए जाते और बराबर मेहनताना नहीं देते वगैरह। ये राज्य को निर्देश है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं जैसे ये ना हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि इस प्रकार का वातावरण बनाए राज्य कि सबको अच्छी सुविधाएं और अवसर मिल जाएं। ये वापस इम्पोर्टेंट है कि सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कि अगर कुछ लोग जो जिनके कानून तक पहुंच इजीली नहीं है, जो शोषण को झेल रहे हैं या उनके साथ अन्याय हो रहा है सिस्टम की वजह से या किसी की वजह से, और वो सक्षम नहीं है कि न्याय प्राप्त करने में, तो राज्य उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएं। मान लीजिएगा कोई एक आदमी दोस्तों, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसने कोई भी अपराध किया या अपराध के आरोप में उसको जो है जेल में बंद कर दिया गया। अब उसको वकील को पैसे देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो कोई वकील नहीं कर सकता अपना, ठीक है, वो अपना केस कैसे रखेगा, तो फिर क्या होगा, वो जेल में पड़ा रहेगा, बस उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई उसकी तरफ से केस नहीं लड़ेगा। तो ऐसे में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे जो लोग हैं जो कानून से, ये न्याय से वंचित हैं, आप उन्हें निःशुल्क बिना कोई पैसों के उन्हें विधिक सहायता यानी वकील उपलब्ध करवाएं, उन्हें उनके जो अधिकारों के प्रति राज्य पैरवी करें। तो ये अनुच्छेद 39 में। तो अनुच्छेद 39 में हमने देखा है दोस्तों, बहुत सारे निर्देश राज्य को दिए हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता, है ना, और अच्छा वातावरण। अब है अनुच्छेद 40, तो याद कीजिए वापिस 36 में परिभाषा, 37 में महत्व और प्रकृति, 38 में सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। आपको आर्टिकल्स साथ साथ में याद करवा दिए जाएंगे इजीली कीवर्ड्स के द्वारा। 39 में कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को निर्देश दिया कि आपको ये काम करने हैं, 5-6 काम है दोस्तों, अभी हमने देखा है। फिर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, और ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों और बहुत आसान भी है। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना आया हो, चाहे BSTC हो, चाहे PTET, पटवारी, राजस्थान पुलिस, है ना, RS प्री हो, चाहे शिक्षक भर्ती कोई भी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इवन जितने ग्राम सेवक, जितनी भी वैकेंसी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा हुआ हो जिसमें ये प्रश्न कभी ना आया हो। यानी इतनी बार आ चुका है कि अब ये प्रश्न अगर गलत होता है तो बहुत ही आप घाटे का सौदा होगा।
तो ग्राम पंचायतों का गठन राज्य का कर्तव्य है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको पर्याप्त अधिकार और संसाधन उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 40 ये कहता है। तो राज्य का कर्तव्य, इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों देखिए, इस निर्देश को मानते हुए पहले 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था प्रारंभ की। फिर संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर 73 और 74वें संविधान संशोधन करके संविधान में उसको जगह दी गई और आज जो है पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये संविधान निर्माताओं ने काम सौंपा और आज ये बहुत अच्छा ग्राउंड स्तर पर दिख रहा है। तो ये नीति निर्देशक तत्व का ही प्रभाव है दोस्तों। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया, राज्य एक और काम दे रहा है यहाँ पे। तो 36 में क्या है दोस्तों, परिभाषा। 37 में महत्व प्रकृति। 38 में सामाजिक व्यवस्था। 39 में कुछ तत्व दिए, कुछ बातें कही गई कि ये करना है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायत, आप इसको एक स्टोरी के रूप में समझना दोस्तों आर्टिकल्स को, कि मान लीजिएगा आपने किसी गांव में ग्राम पंचायत का गठन कर दिया, राज्य ने कर दिया। अब वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगला जो निर्देश राज्य दे रहा है सरकार को या राज्य को, संविधान ये कह रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, कि वहाँ के जो लोग हैं यानी भारत के जो नागरिक हैं, इनको अच्छा कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार हो, इस प्रकार के आप प्रावधान करना। तो आप सबको लिंक कीजिए, ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी। अब ग्राम पंचायत के बाद लोगों की, पंचायत के लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, काम की जरूरत पड़ेगी, वहाँ शिक्षा की जरूरत पड़ेगी और लोक सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो राज्य ने कहा, जैसे होता है ना, जैसे मान लो आप अपने घर को लॉक करके कहीं जा रहे हो दोस्तों, तो घर को लॉक करके जा रहे हो, आप लॉक करने के बाद पड़ोसी को कहते हो, पड़ोसी क्या कहते हो, भैया मैं जा रहा हूँ 4 दिन के लिए या मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे ये ध्यान रखना कोई लॉक नहीं तोड़ दे। फिर आप 2 कदम भरे, आपने याद आया, यार मैं चाबी यहाँ देख के जा रहा हूँ, कोई आए तो है ना, ये आपके पास रख देना। फिर 3-4 वो काम सीक्वेंस में उसे आगे आगे याद आते जाते हैं, कि कोई आ जाए तो ये कह देना मैं वहाँ गया हूँ, तो वो अपनी बातें बताते जाते हैं। इसी प्रकार संविधान को एक के बाद एक बातें याद आ रही है। संविधान ग्राम पंचायतों, पहले पूरे समाज की बात की थी, सामाजिक व्यवस्था, फिर कुछ बातें एक लिस्ट बनेगी, ये काम कर लेना। फिर ग्राम पंचायत का गठन किया। ग्राम पंचायत का गठन किया तो बोले कि पंचायत के लोगों को क्या चाहिए, काम की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, लोक सहायता चाहिए उन्हें, वो भी तो 41 में वो रखा। उसके जस्ट बाद में देखिए, तो इसीलिए देखिए दोस्तों कि ये जो मनरेगा है, ये वृद्धावस्था पेंशन है, ये राज्य की जितनी भी स्कीम है, इनको यही अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 41 में काम दिया गया था। अब मान लो काम, फिर संविधान निर्माताओं को याद आया, भाई काम तो हमने दे दिया, लेकिन काम करते समय लोगों की दशाएं कैसी होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि 15-15, 16-16 घंटे काम करवाएं। तो काम के लिए अच्छा जो है दशा होनी चाहिए, शर्तें फिक्स होनी चाहिए, और प्रसूति सहायता जो महिलाएं हैं उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था राज्य करे। इसीलिए आप देखना दोस्तों, ये टीकाकरण अभियान, ये जितने भी ये आंगनवाड़ी केंद्रों पे इनके जांच है, ये सब नीति निर्देशित तत्वों का प्रभाव है। आई होप दोस्तों मैं जो समझा पा रहा हूँ या जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। आप एक बार में समझ में आए दोस्तों, इसे दोबारा देख सकते हो इस वीडियो को डेफिनेटली, और फिर आप एक बार बुक में से पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा ये नीति निर्देशक तत्व। तो 42 में 40 में क्या क्या, ग्राम पंचायत गठन, ग्राम पंचायतों को 3 काम दिए, काम देना लोगों को, शिक्षा देनी है और लोक सहायता देनी है। फिर याद आया काम तो देंगे, लेकिन काम के लिए उचित दशाओं का भी प्रावधान 42 में। फिर 43 में ये सब कर दिया, तो कहा कि जो मजदूर वर्ग हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कि जो उद्योगों में काम करते हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान होना चाहिए। तो उद्योगों के बारे में आप ध्यान रखना, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। फिर 43 का बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि जो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकार मतलब मजदूर, कि अगर मजदूर जो हैं इस उद्योग में अपना मालिकाना हक भी रख सकते हैं, शेयर लगा सकते हैं अपना, इस प्रकार की व्यवस्था भी राज्य करें कि वो उसका अपना हक भी उसमें जोड़ सकते हैं। फिर 43 ख में देखिए, सहकारी समितियों के प्रबंधन प्रचालन का नियंत्रण, की सहकारी समितियों की स्थापना कर सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य करें।
और उसको कंट्रोल और उनको जो चलाना ये सब लोग कर सकें। और ये जोड़ा गया है दोस्तों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये RS प्री में आया हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। तो 43 में आपको याद रखना है उद्योग और मजदूर, कर्मकार। फिर से रिपीट करना चाहूंगा मैं। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में महत्व प्रकृति, 38 में सामाजिक व्यवस्था, 39 में कुछ नीति निर्देशक तत्व, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में 3 चीजें कौन कौन सी? पंचायतों के गठन के बाद पंचायतों के 3 काम कौन से? काम, शिक्षा और लोक सहायता। 42 में अच्छी दशाएं, मानवोचित दशाएं और प्रसूति वाला था। 43 में कर्मकार और उद्योग, उसी में जो है मजदूरों का भाग लेना और सहकारी समितियों के लिए था। ये सबसे आसान अनुच्छेद है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। कि यहाँ पे देखिए विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न पंथों के लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यता। तो यहाँ पर हमारे एक समान नागरिक संहिता नहीं है, सिविल कोड नहीं है। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूँ, ये बीजेपी के घोषणा पत्र में और अगले 1 या 2 साल में ये नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। यानी नागरिक संहिता का मतलब ये है, मैं आपको एक आसान भाषा में बता दूँ कि जैसे मुस्लिम धर्म में जो हैं एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं लोग, है ना, उनके जो रीति रिवाज वो थोड़े अलग हैं, हर धर्म के कुछ अलग हैं, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये निर्देश दे रहा है कि भाई सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बना दो। तो ये प्रावधान करता अनुच्छेद 44। तो कैसे याद रखना? एक समान नागरिक संहिता, एक समान अंक। एक समान नागरिक संहिता कहाँ पर है? एक समान अंक। कौन से समान अंक? 44 में। एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। और एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर एक समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों। और ये आज से नहीं है, पुराने समय से ही है। तो ये औपनिवेशिक काल से ही है दोस्तों। एकमात्र राज्य जहां पर नागरिक संहिता लागू है गोवा। तो समान अंक जहां पे एक समान नागरिक संहिता, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में 6 से कम वर्ष की आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। दोस्तों ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये बदलाव किया गया। पहले कुछ और था। यहाँ पे था अनुच्छेद 45 में मूल रूप में कि राज्य अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। राज्य अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो आपने देखा होगा ये जो 86वें संविधान संशोधन है, शिक्षा को मूल अधिकारों की कैटेगरी में डाला गया अनुच्छेद 21 के तुरंत बाद 21 का। तो वो जो अभी 21 क में पहले यहाँ पे था, तो पहले जब इधर था भाग 4 में तो उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, अब भाग 3 में डाल दिया। अब मान लो किसी बालक को शिक्षा से वंचित रखा जाए तो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि उस बालक को उसकी शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाए। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना, 21 क जो है शिक्षा अधिकार जोड़ा गया। तो यहाँ जो प्रावधान था वो वहाँ डाल दिया गया, तो ये तो हो गया खाली। तो राज्य ने एक नया निर्देश जोड़ा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था उसकी देखरेख और शिक्षा का उपबंध जो है राज्य करेगा। तो क्या ऐसा राज्य इस दिशा में कदम उठा रहा है दोस्तों? बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो शिक्षा का अधिकार है इसको थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी LKG UKG ये नर्सरी क्लासेस शुरू होगी और इसका प्रभाव अभी भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आप देखिए आंगनवाड़ी केंद्र में राज्य देखभाल कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं नीति निर्देशित तत्वों को राज्य को पता है कि ये चीज़ें, ये काम हमें करने ही हैं। अनुच्छेद 46। तो राज्य जो हैं, राज्य को निरंतर काम मिलते जा रहे हैं। पहले दिया ग्राम पंचायत गठन, काम दिए, फिर उचित मानवोचित दशवाएँ, है ना, उद्योग और मजदूरों के बारे में बात, एक समान नागरिक संहिता, फिर बच्चों के बारे में बात हो गई। अब याद आया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग जो थे वो पीड़ित थे, जिनका शोषण हुआ है, उनके बारे में भी राज्य को कुछ कहना है, भाई इनका भी ख्याल रखना है। तो क्या कहा अनुच्छेद 46 में? बच्चों के बाद में सीधा जो है जो शोषित रहे हैं उनके बारे में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के जो है शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा राज्य, यानी उनका ख्याल रखेगा। अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 दोस्तों पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है कि राज्य जो है लोगों का
पोषाहार स्तर उसको अच्छा करेगा और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। इसको मैं एक ईजी गोइंग एक बात है दोस्तों, एक मजाकिया अंदाज में आपको याद हो जाएगा। देखिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। 1947 से पहले यहाँ पर कौन थे? अंग्रेज थे, शासन वो कर रहे थे। उन्होंने हमारा इतना शोषण किया कि हमारा जो कहें कि कुपोषण के शिकार हो गए सभी लोग। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, संविधान ने कहा कि इनके कुपोषण है उसको दूर करना, इसलिए अच्छा पोषाहार चाहिए, अच्छा जीवन स्तर चाहिए। तो ये प्रावधान कहाँ जोड़ा गया? देश आज़ाद हुआ, वही वाला अनुच्छेद आपको याद रखना है जहाँ पोषाहार और अच्छे जीवन स्तर की बात राज्य को निर्देश दिया गया, अनुच्छेद 47 में। और इसके लिए एक और बात है कि अच्छा जीवन स्तर कब मिलेगा? जब जो नशीले पदार्थ हैं, मादक पेय हैं, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक औषधियाँ हैं, उन औषधियों के प्रयोजन से भिन्न, यानी जो अच्छी चीज़ें, दवाइयों के अलावा जो चीज़ें हैं, नशीली चीज़ें हैं, उनका उपयोग जो है प्रतिषेध यानी मना किया गया है। अनुच्छेद 48। अब सब बातें खत्म हो रही है, लोगों और समाज के बारे में बात कर दी। अब वो बात कर रहे हैं अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, कि गाय और अन्य जो दुधारू पशु हैं उनका वध नहीं किया जाए, पशुओं पर क्रूरता को रोका जाए, इसी को ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, हाल ही में जल्लीकट्टू को प्रतिबंध किया गया। दक्षिण भारत में जो है वो सांड की लड़ाई आपने सुना हो तो इससे जो पशु हिंसक हो जाते हैं, तो इस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है इसी अनुच्छेद के तहत। तो ये है कृषि और पशुपालन का संगठन। तो 45 में शिक्षा के बारे में बात है, बच्चों के 0 से 6 एक समान नागरिक संहिता 44 में हो ही गया है। 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है। 47 में पोषाहार स्तर है ना, पोषाहार और अच्छा जीवन स्तर। 48 में कृषि और पशुपालन। 48 क कृषि और पशुपालन, कृषि के थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे तो हमें पर्यावरण दिख जाएगा दोस्तों। तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास भी राज्य करेगा। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। तो इसीलिए संसद ने बाद में 2 कानून भी बनाए, आपने देखा हो तो। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम आ चुका है दोस्तों। वन संरक्षण अधिनियम 1980, और इन्हीं के नतीजे की बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और ये विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही है। उन जीवों का संरक्षण के लिए राज्य निरंतर प्रयासरत हैं। अब राज्य आखिरी पड़ाव में है कि राज्य को काम दिए जा रहे हैं, कुछ काम और बचे। तो संविधान निर्माता सोच रहे हैं कि भैया समाज के बारे में कह दिया, काम व्यवसाय के बारे में कह दिया, कुछ निर्देश दे दिए, उद्योगों के बारे में कह दिया, मजदूरों के बारे में कह दिया, दुर्बल वर्गों के बारे में कह दिया, शिक्षा के बारे में कह दिया, पोषाहार, जो जीव जंतु हैं इन सब के बारे में कह दिया। अब किसके बारे में? तो उन्हें याद आया कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी राज्य को देनी। तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक, स्थान और वस्तुएं, उनका संरक्षण का कर्तव्य राज्य का है। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि, इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, पुरानी हवेलियाँ, किले, राज्य उनके अपने कंट्रोल में लेके उनको मरम्मत करवाता है, उनको संरक्षण करने की कोशिश करता है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण राजकीय सेवाओं में या राज्य लोक सेवाओं में। राज्य लोक सेवाओं राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जिसके पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, वो न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ उसके पास में नहीं रहेगी। तो 50-50 कर दिया, कार्यपालिका न्यायपालिका शक्तियों में 50-50 शक्तियों का पृथक्करण। कौन सा अनुच्छेद में 50-50? अनुच्छेद 50 में 50-50 क्या गया है? किसका 50-50? पावर का, है ना, शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मध्य। अनुच्छेद 51 आखिरी बात है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा राज्य। अब देखिए, शुरुआत हुई थी सामाजिक व्यवस्था से, प्रत्येक व्यक्ति की तरफ ध्यान दिया, उद्योग वगैरह सब चीज़ों को ध्यान देते, सब चीज़ें हो गई, और फाइनली लास्ट बात कहा कि ठीक है, देश के बारे में इतनी हो गई। एक आखिरी मेरी और बात है कि देश और दुनिया में भी भारत का नाम अच्छा रखना, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हैं आप उनका पालन करना, शांति से सबके साथ व्यवहार करना है, आदर भाव के साथ। तो ये जो है वो भारतीय विदेश नीति का आधार है दोस्तों। अनुच्छेद 51 दोस्तों, मैं ये जो बातें बता रहा हूँ वो एक व्यवहारिक तौर पर बातों ही बातों में आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस तरह की कुछ पहलुओं को छूते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बारे में। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संतुलन के रूप में है, यानी दोनों में से कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई कम नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों का महत्व है, और दोनों में संतुलन होगा तभी देश सही तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं कि आप नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों की उपेक्षा कर लो, या मूल अधिकारों को लागू करते समय ये कहो कि नीति निर्देशक तत्व ना भी मिले तो कोई बात नहीं,
कोर्ट ये कहना चाह रहा है नहीं, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों में संतुलन बना के ही काम होगा। महिलाओं के हक की बात के लिए देखिए, संसद ने महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया, पर्यावरण को ध्यान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया, राष्ट्रीय वन नीति 1988, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, यानी जो महिला होती है माँ बनने पर क्या क्या लाभ मिलते हैं उसे, वो 1961 में। मजदूरी तय करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। भाग 4 से बाहर भी कुछ राज्यों को और निर्देश दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 335 सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, भाग 16 में है कि इनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। आपने देखा होगा अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण है दोस्तों, है ना, चाहे संसद हो, विधानसभा हो, सरकारी सेवाओं में हो, तो ये इनका राज्य ध्यान रखेगा। इसलिए प्रत्येक 10-10 वर्ष के लिए संसद और विधानसभाओं के आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके दावों को ध्यान रखने का जो जिम्मेदारी वो राज्य के ऊपर है। अनुच्छेद 350 मातृभाषा में शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्गों को जो प्राथमिक स्तर की भाषा है, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उन्हें अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त हो जाए। और अनुच्छेद 351 आखिरी, ये दोनों भाग 17 में है कि हिंदी भाषा का विकास करेगा राज्य, ऐसे प्रयास करेगा कि हिंदी का प्रचार और प्रसार हो, लोगों की एक जुड़ाव वाली भाषा ये बन पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद आया दोस्तों ये वीडियो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार के उन सदस्यों के साथ जो राज व्यवस्था या राजनीति विज्ञान में रुचि लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबको भी कि आप ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।